इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। किसान भाइयों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी के साथ। और आज की किसान वाणी में मैं आपके साथ हूँ, आपका रेडियो मित्र संतू भैया। और मैं हूँ मनीष गडकरी। तो स्वीकार करें हम दोनों की राम राम। और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। किसान भाइयों, किसान वाणी की चौपाल यूँ तो हम हर बार ही आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां सजो कर लाते हैं। बिल्कुल लाते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी हो सके और भाई उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिल सके। हाँ भैया। अगर हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिलेगा ना, तो उनके आर्थिक स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तभी तो हमारा देश भाई आगे बढ़ेगा। बिल्कुल भैया। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो होती है ना, वो कृषि पर ही आधारित है। हाँ, ऐसे में हमारे इस कार्यक्रम किसान वाणी की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण और जिम्मेदाराना होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि हम किसान भाइयों को ऐसी नई तकनीक, कृषि संबंधित नए ज्ञान से अवगत कराने का प्रयास करते हैं जो हमारे किसान भाइयों की आय को दुगना करे। बिल्कुल करते हैं। और हम इस कार्यक्रम में कृषि से संबंधित अनुभवों को साझा करने के लिए मालूम विषय विशेषज्ञ और कई प्रगतिशील कृषक भाइयों से भी उनके अनुभव पर आधारित कार्यक्रम मेहमान क्रम का भी संचालन भी करते हैं भैया। हाँ। और श्रोताओं, आज भी हमने अपने इस कार्यक्रम के लिए बेहतरीन जानकारी के साथ इस चौपाल को सजाया है। आज हम कृषि की एक उन्नत तकनीक से आपको अवगत कराएंगे हमारी आज की बात में, जिसका विषय है बीज प्राइमिंग से उन्नत खेती। चौपाल में महत्वपूर्ण संदेश भी आपको सुनवाएंगे, मनोरंजन के लिए गीत भी आपको, लोकगीत भजन भी सुनवाएंगे, और साथ साथ होगा हमारा आज का मेहमान क्रम, जिनमें आज हम ग्राम जामुनझिरी के प्रगतिशील कृषक डीसी सूर्यवंशी जी से भेंट होगी। भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे। मनीष भैया बैठे हैं ना, यही उनसे बात करेंगे आपके, और बोनी के पूर्व कैसे तैयारी हमें करना चाहिए, इस विषय पर ये बात करेंगे। तो संतू भैया, चलिए करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं यह शानदार भक्ति गीत। जय दुर्गे मात भवानी मोरी, जय दुर्गे, जय दुर्गे मात भवानी मोरी, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय मात भवानी, जय दुर्गे, ओ माँ दुर्गे, जय दुर्गे, जय मात भवानी, जय दुर्गे, ओ माँ दुर्गे, जय दुर्गे मात भवानी मोरी, जय दुर्गे। अगणित रूप तुम्हारे श्यामा, माँ गौरी ब्रह्माणी, अगणित रूप तुम्हारे श्यामा, माँ गौरी ब्रह्माणी, शक्ति स्वरूपा रूप अनूपा, शक्ति स्वरूपा रूप अनूपा, ध्यावहि सुर मुनि ज्ञानी, ध्यावहि सुर मुनि ज्ञानी, जय दुर्गे, जय मात भवानी, जय दुर्गे, ओ माँ दुर्गे, जय दुर्गे, जय मात भवानी, जय दुर्गे, ओ माँ दुर्गे, जय दुर्गे मात भवानी मोरी, जय दुर्गे। भैया अपनी आज की बात को आरंभ करें क्या जरा, ये बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और वो क्या बोल रहे थे, आपकी कौन सी बात है आज की? बीज प्राइमिंग से उन्नत खेती विषय। हाँ, किसान भाइयों ध्यान से सुनना, मनीष भैया क्या कह रहे हैं। किसान भाइयों, फसलों में बीज प्राइमिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल है। बीज प्राइमिंग एक कृषि तकनीक है, हाँ, जिसमें बीजों की अंकुरित क्षमता तेज करना और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सही कहा आपने, जिससे बीजों को अंकुरण से पहले उपचारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है बिल्कुल भैया, है ना।
और इस प्रक्रिया में बीजों को कुछ समय तक पानी में रखते हैं ना। हाँ। और इसमें क्या है, पानी के अलावा पोषण तत्व या रासायनिक पदार्थों में भिगोकर रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता भाई है। इससे क्या होता है, जो अंकुरण होता है, वो जो बीज होते हैं वो अंकुरण के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं और बीजों के अंदर जीवनदायिनी प्रक्रियाएं सक्रिय करने में इससे मदद मिलती है। और किसान भाइयों, बीज प्राइमिंग का उद्देश्य है ना, बीजों की सृजन और जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाना होता है। बताएं आपको, ताकि क्या होता है मनीष भैया, बीज अंकुरण के बाद जल्दी विकास करे, है ना, और पौधों पर होने वाली जो बीमारियां है ना, उसके प्रति ये अधिक सहनशील बन सके। बिल्कुल। और संतु भैया, जो बीज प्राइमिंग जो होती है, इसकी कई प्रकार की विधियां हैं, है ना? हाउ और हर विधि का उद्देश्य क्या है, बीजों के अंकुरण दर को बढ़ाना, है ना, ताकि यदि बीज स्वस्थ रहेंगे तो स्वाभाविक है कि पौधा भी स्वस्थ ही रहेगा। और किसान भाइयों, अगर हम बीज प्राइमिंग के प्रकार की बात करें तो अब देखो, पहली विधि आ गई है। बिल्कुल। विधि तो कितने प्रकार की मालूम है आपको? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की है मनीष भैया। और किसान भाई ध्यान सुने, पहली हम बता रहे हैं आपको, हाइड्रो प्राइमिंग विधि है। इसमें क्या होता है बताऊं? किसान भाइयों, बीज प्राइमिंग की यह सबसे सरल विधि है। हाँ, और इस विधि में बीजों को 12 से 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा जाता है। अब इसके बाद मालूम क्या होता है, बीजों को छांव में सुखा दिया जाता है, यानी सुखाकर तैयार किया जाता है। और पानी बीजों के अंदर जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे अंकुरण की जो प्रक्रिया है ना, वो कैसी होती है, तेज। सही कहा होगा नहीं मैंने? बिल्कुल भैया। और अब हमारे किसान भाइयों को दूसरे प्रकार बता देते हैं। बताओ है ना। दूसरा प्रकार जो है वो हॉट प्राइमिंग है। हॉट, है ना। वाह वाह वाह। यह विधि भैया उन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जहां ठंडी जलवायु के कारण बीजों का अंकुरण बहुत धीमे धीमे होता है। अच्छा। और इस विधि में बीजों को जो है गर्म पानी में भिगो कर रखा जाता है भैया। अच्छा, गर्म पानी में। सामान्यतः जो पानी होता है ना भैया, इसका जो तापमान है वो 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। और 60 सेंटीग्रेड होगा तो क्या होगा भैया? स्वाभाविक है भैया, बीज खराब हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान रखाने किसान भाई, 40 से 50 डिग्री के अंदर ही अपन काम करने। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है। और आगे का? और भैया इसको क्या है, कुछ समय तक के पानी में भिगो कर रखा जाता है। हाँ। और उसके बाद फिर उसको सुखा दिया जाता है। भैया गर्म पानी से क्या होता है, बीजों के अंदर जो जैविक जो प्रक्रियाएं वो तेज हो जाती है। तेज हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि यदि बीज की प्रक्रिया तेज हो जाएगी तो बीज का अंकुरण अच्छा होगा और पौधा स्वस्थ होगा। वाह वाह मनीष भैया, वाह वाह। और किसान भाई, बीज की प्राइमिंग जो विधि है ना, अब तीसरी प्रकार की विधि भी सुने आप, वो है रासायनिक प्राइमिंग विधि। इनमें कहोत बताऊं का? बताओ। अब इस विधि में क्या होता है कि बीजों को अपने रासायनिक पदार्थ या उर्वरकों से उपचारित किया जाता है, मालूम है? हाँ, यह रासायनिक जो पदार्थ है ना, बीजों की रोग प्रतिरोध क्षमता और अंकुरण क्षमता में सुधार करने में मदद करते हैं। और यह विधि खासकर तब प्रभावित होती है मनीष भैया, जब बीजों में किसी प्रकार का रासायनिक अभाव होता है। बिल्कुल भैया। और इसी प्रकार की जो चौथी विधि है वो होती है बायो प्राइमिंग। मतलब भाई नाम से स्पष्ट है। हाँ। नाम से स्पष्ट है कि इसमें किसान भाइयों कि इसमें क्या होता है, बायो या सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। अच्छा। है ना। बायो प्राइमिंग में माइक्रोबिल कोडेड चीजों को प्रदान करता है, जो रोगों व कीटों के लिए पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। सुधार किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और 5वीं विधि भाई मैं बता रहा हूं आपको, हार्मो प्राइमिंग विधि है ये। हाँ। किसान भाइयों, इस विधि के बीजों को कुछ पादप हार्मोन से उपचारित करते हैं, है ना, आजकल होने लगा है। हाँ। और ये जो पादप हार्मोन है, हाँ। ये होते हैं जिब्रोलीन या एसिड इंडोल्थीन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, जिससे उत्तेजित करने वाले बीजों की अंकुरण दर को तेज किया जा सकता है ना। बिल्कुल भैया। और आप आखिरी प्रकार बचा है भैया, वो है ऑस्मो प्राइमिंग, है ना। कहे ओस्मो है कि आस्मो है? ओस्मो प्राइमिंग। हाँ भाई, मैंने बोलो कि ओस्मो प्राइमिंग सुनो तो मैंने। इस विधि में क्या होता है, जो बीज के जो शर्करा और नमक व अन्य कॉस्मेटिक जो पदार्थ के घोल में बीजों को भिगोया जाता है। और यह प्रक्रिया बीजों की जलवायु सहनशीलता को बढ़ाती है। अच्छा। और किसान भाई, बीज प्राइमिंग के प्रकार के बाद आइए कुछ मतलब जानते हैं कि बीज प्राइमिंग से हमें क्या महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। भाई लाभ भी बताना जरूरी है कि नहीं भैया? तो ये तो अभी हमने लाभ के बारे में बताई, और अभी हमारे किसान भाई बीज प्राइमिंग को समझ गए हैं और वो ये अच्छे से जान गए हैं कि अंकुरण दर में वृद्धि तो होती है, साथ ही बीजों की जीवन शक्ति में इससे सुधार होता है। और बीज प्राइमिंग से पर्यावरणीय तनाव के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। हाँ भैया। वहीं उत्पादन भी बढ़त है और बीज में सुधार भी होता है, फसल में भी सुधार होता है। और अपने किसान भाइयों के भाई बीज प्राइमिंग से अपेक्षाकृत कम मात्रा में बीज लगते हैं, मालूम, ज्यादा भी नहीं लगन के।
जावी सोच लें, और बीजों की बेहतर संरक्षण और रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। ये है और भैया भैया बीज यदि प्राइमिंग लाभ के की प्रमुख बात लाभ। अगर हम करें तो जो ये तो लाभ जो आपने बताया भैया वो तो है ही, हाउ। और ब्रीज प्राइमिंग में लेकिन क्या होता है भैया, उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी है। मतलब लाभ तो है ही है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी है अरे ना? बिल्कुल, क्योंकि यह एक बिल्कुल प्रभावित तकनीक तो है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी हम जान लें कि बीज प्राइमिंग के लिए अधिक जल शोषण बीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। भाई ज्यादा पानी यदि बीज शोषित कर लेंगे तो बीज सड़ने लगेंगे। और प्राकृतिक परिस्थितियों में भिन्नता व वाणिज्य लागत, मतलब बीजों की जो लागत है वो बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, यदि प्राइमिंग की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की जाए ना मनीष भैया, तो बीजों में सड़न की शिकायत बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आई जात है। और प्राइमिंग की यह प्रक्रिया सभी प्रकार के बीजों के लाने उपयुक्त नहीं होती, जा भी सुन लियो। अच्छा। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो जा भी है कि बीज प्राइमिंग के लाने सही प्रकार को परीक्षण उपकरण और प्रौद्योगिकी का जो उपयोग होता है ना, वो बेहद जरूरी होता है। देखो हमारे किसान भाई को यदि तकनीक ज्ञान नहीं रहा, हाँ, तो फिर ये बीज प्राइमिंग वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे। इसलिए तकनीक ज्ञान की जरूरत बिल्कुल लेने चाहिए भैया, बल्कि होने चाहिए प्राप्त। और किसान भाई, बीज प्राइमिंग में कृषि अत्यधिक लाभकारी तकनीक है जो बीजों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाती है, पर्यावरण तनाव के प्रति सहनशील बनती है और सुधार भी करती है। अब इससे फसल उत्पादन में कई गुना वृद्धि होती है। ये बिल्कुल आप बात गांठ बांध ले भैया। और बीजों की गुणवत्ता और जीवन शक्ति को भी तो इससे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल भैया, ये तो सही बात आपने बोले। और हमारे किसान भाई बीज प्राइमिंग का उपयोग कर अधिक उपज, कम लागत और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भैया कम लागत लगेगी और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी हमारी आज की बात। और आज की बात का विषय क्या था बताऊं भैया? हाँ, क्या था बताओ जरा आप। बीज प्राइमिंग से उन्नत खेती। तो बीज प्राइमिंग अपने के करने जिस विधि से चाहो, 6 विधि बता दिया अपन ने। हाँ। तो भैया देखो, संदेश आ रहा हो तो संदेश तो सुन लेते हैं, मगर मैं जरी संदेश किसान भाई को सुनवा दो मनीष भैया। और आप भी सुन लो, मैं भी सुनूं, पर मैं जरी थोड़े जाने में, कि मैंने पहले बोलो तो मैं के जाने जरी अब भैया आत हूँ, मतलब बिल्कुल 2-4 मिनट में जाऊं तो नहीं बताओ? बिल्कुल जाओ भैया। हाँ चलो। और हम हमारे किसान भाइयों को फिर उसके बाद में भेंट वार्ता सुना देंगे, डीसी सूर्यवंशी जी से मिलवा देते हैं। मैं तो मालूम है अब आ रहे हैं, तो आप ही बात कर लेने। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर लूंगा। ओके, मैं आ रहा हूँ अब भैया। हाँ। कृषि डीएसएस में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि डीएसएस में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा।
कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि DSS सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि DSS सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। आज के मेहमान क्रम में आज हमारे बीच में हैं जामुनझीरी के प्रगतिशील कृषक DC सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आपको हमारी सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। जी राम राम। सूर्यवंशी जी, आने वाले 15 दिनों में बोनी का सीजन आने वाला है। हमारे जो किसान भाई हैं वो बोनी की तैयारी अब शुरू कर दी है। तो आज हमने अपना जो विषय रखा है कि बोनी के पूर्व की तैयारियों के ऊपर ही रखा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि बोनी के पहले की क्या क्या तैयारी हमें करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बताएंगे आपको। अब ये आगामी समय मौसम को देखते हुए बारिश की जो बोनी है इसमें लगभग 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। हाँ। इसमें हमको भूमि के हिसाब से, जैसा जमीन है, जैसा भारी जमीन है, काली जमीन है, बर्री जमीन है, हल्की जमीन भी है, सारी प्रकार की जमीन होती है, उसके हिसाब से तैयारी कर लेना चाहिए। बाकी अभी लगभग प्राय सभी किसानों ने ट्रैक्टर कल्टीवेटर किया हुआ है। जिनने नहीं किया है उनको कर लेना चाहिए, 1 सर 2 सर। उसके बाद में जरूरत पड़ने पर पाहेटा या रोटावेटर जो चलाते हैं वो जमीन मतलब कहना चाहिए बढ़िया समतलीकरण कर ले, जमीन को बढ़िया भुरभुरी बना के रेडी करें। उसके बाद में जमीन के हिसाब से जमीन तय की जाएगी। जैसे भारी जमीन है जहाँ पानी अधिक बारिश होने के कारण फसल थोड़ी सी डैमेज होती है, बैठ जाती है, तो उसमें बेड खींच लें। बेड खींचकर और खाद वाद डाल के रेडी रखें ताकि बोनी जैसा करने जाएं तो अपने को ज्यादा दिक्कत ना हो। बारिश में ज्यादा जमीन गीली, भारी जमीन गीली हो जाती है, उसमें काम करने में दिक्कत होती है। और रही बात फिर जमीन तैयार होने के बाद में बीज की, तो खाद और बीज समय से पहले लाके घर में रख लें। किसको क्या बोना है, बारिश में बहुत सारी फसल बोई जाती है, जैसे सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, उड़द है, बाजरा है। जमीन के हिसाब से सेट होता है ये। अच्छा। कहाँ क्या फसल लगना है। बाकी हमारे ये गांव है, यहाँ ये वाले बेल्ट में लगभग 90% मक्का की फसल लगाई जाती है। अच्छा। जी, पिछले 2 वर्षों से अधिक बारिश होने के कारण हम लोग बहुत से किसान मिस हुए हैं। कुछ लोगों ने बेड बना के लगाया हुआ था। अच्छा। जैसा अभी मैं बताया आपको, तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं किसान लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि भारी जमीन है जहाँ पानी भरता है, पानी पकड़ती है, वहाँ पर बेड बनाकर उसके ऊपर बढ़िया क्यारी से मतलब लाइन से पंक्तिबद्ध लगाएं, तो उससे किसाने के लिए ये फायदे वाली काम है। और ये जो आप लोग जो मक्का लगाते हैं ये किस प्रजाति के लगाइए, कैसे तय किया जाएगा? इसके लिए हल्की जमीन, मध्यम जमीन और भारी जमीन, हाँ। इसको डिवाइड किया हुआ है, बांटा गया है सब में सीट को। तो बेचारे कई लोग जानकारी के अभाव में कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारी जमीन में कम से कम 110 से 120 दिन की फसल आती है वो। उसमें मैं 2-4 नाम बताना चाहूंगा आपको। हाँ। जैसा सिंजेंटा का ले लो, 6668 और 6802, वो ये वाली मक्का बहुत अच्छी है। डिकाल्प की 9126, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये लगाएं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं भी इसको लगाते आया हूँ कंटिन्यू। पिछले बार भी मैंने 2 वैरायटी 3 लगाया था, सबसे अच्छा रिजल्ट अपने को इसी वैरायटी का मिला। और हल्की जमीन के लिए NK30 बहुत सुपर है। और भी वैरायटी बहुत सारी आ गई है, मार्केट में लॉन्च हुई है। लेकिन आप मार्केटिंग जब जाएं तो अपनी रियल कंडीशन बताएं दुकानदार को भी कि अपनी जमीन कैसी है, हम किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, उस हिसाब से आपको सीड वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और फिर इसके लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह या बिल्कुल आएगी? हाँ, बीज उपचार के लिए ऐसा है, जो सीड आते हैं पैकेट में वो ऑलरेडी उपचारित रहते हैं। अच्छा। अपने अपने को डायरेक्ट सीड लगाना है। हाथ आवश्यक मतलब जरूरत पड़ने पर ऐसा पहले अगर लगा रहे हैं अभी सूखे में, जैसे अभी बारिश के पहले लगा रहे हैं तो बिना खाद का लगाएं, ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जलने की संभावना नहीं आती। और बारिश आने के बाद फिर उसमें आवश्यकता अनुसार खाद देते रहें। रही बात वीडीसाइड की, खरपतवार नाशक, मक्का उगने के 15 से 20 दिन बाद उसका समय पे नमी जमीन में जब अपन इसमें छिड़काव कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे मतलब वीडीसाइड आए हुए हैं मार्केट में। जैसे सबसे अच्छा तो मैं बोलूंगा कि लॉडीस है, टिंजर है, वो फसल में भी एक प्रकार से ग्रोथ देता है, कलर भी बनाता है और बढ़िया रिजल्ट भी। का एक सेट आता है 1 लीटर के नाम से, वो लगभग 2.5 से 3 एकड़ में जाता है। उसके 20 से 22 पंप बनाते हैं, 24 बन जाता है वो ऑलरेडी। उसमें वो लगभग स्प्रे करो, उस समय पे छोटी खरपतवार रहती है और फटाफट स्प्रे हो जाता है, तो लगभग 2.5 से 3 एकड़ का एरिया कवर हो जाता है। और सूर्यवंशी जी, पे ये जानना चाह रहा था कि जो हमारी बहुत सारी जो फसलें हैं, कुछ हम ट्रैक्टर से बोते हैं, कुछ हाथ से लगाते हैं जी। तो ऐसी कौन सी फसलें जिसको ट्रैक्टर से लगाया जाता है और जो हाथ से लगाई जाती है उसके लिए हमारे पास मजदूर अवेलेबल है या नहीं है, इस पे निर्भर करता है ना? जी। क्या होता है कई बार जैसा जमीन की तैयारी पूरे किसान पूरी तरह से नहीं कर पाते और समय के अभाव के कारण वो मशीनीकरण के उपयोग करते हैं जी। उसमें मक्के लगाने की सीड भी बहुत सारी आई हुई है मार्केट में। कुछ बीज मतलब कुछ सीड ऐसे है थोड़े बारीक दाने में आते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा गिर जाते हैं।
जाते हैं। अगर मक्के के विशेष अगर अपन बात करें तो बैट खींच के और लेबर से लगाएं, अगर अवेलेबल लेबर है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सीड भी लिमिटेड लगता है, 6 से 6.5 किलो में 1 एकड़ हो जाता है। मशीन से 8 किलो लगता है, जबकि वो 400 से 500 रुपए किलो आता है। तो मतलब 1000 से 800 रुपए का डिफरेंस यही आ जाता है। सीड ज्यादा लग जाता है, उतने में मान के चलो कि लेबर से काम हो जाता है। आजकल एक हाथ से चलने वाला यंत्र भी आ गया, 3-3.5 हजार रुपए का, जो बैट के ऊपर सीधा चलता है। उससे भी बहुत सारे किसान लगा रहे हैं। मैं भी लगाया हुआ हूँ, मेरे पास भी रखी हुई है मशीन। और सीडिल भी है। और फिर कुछ सीड ऐसे जो थोड़े मोटे दाने के आते हैं, जो सीडिल अपने हैं उसमें जो मतलब कहना चाहिए कि उसमें जो सेटिंग होती है वैसा करें प्रॉपर और उस हिसाब से लगाएं तो उससे भी बढ़िया होता है। लेकिन वो प्लेन में होगा। अगर अपने को बेड में लगाना है तो फिर अपने को लेबर से या वो हाथ चलित मशीन एक होती है उससे लगाना है। अच्छा, ये तो बात हो गई मक्का की जी। इसके अलावा भी जो बहुत सारी फसलें जैसे जी। सोयाबीन है, जी, जी। उड़द है, मूंग है, ज्वार है। बिल्कुल सर, आजकल देखो ज्वार तो बहुत कम हो गया है, बोने खेती का एरिया उसका। अपने इधर में लगभग प्राय मेरे हिसाब से 2-5% कहेंगे। हाँ। रही बात तुअर की, तो तुअर काफी लोग बोना पसंद करते हैं। ये हिल स्पॉट जो पहाड़ी टेकड़ी जहाँ बारिश में फसल मतलब पानी पर्याप्त मिल जाता है और रबी की फसल में अपने को पानी की साधन नहीं होते वहाँ, तो उस जगह में लोग तुअर बो देते हैं। तुअर होती है, तुअर भी बढ़िया। उसको तो ऐसा है कि प्लेन में बोने का है और उसको भी अगर मान लो पंक्तिबद्ध तरीके से और सिस्टम से लगाएं तो वो भी बहुत अच्छा ऑवरेज मिलता है। लेकिन समय समय पे उसमें 2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अपने इस इलाके में सोयाबीन की क्या संभावना है? सोयाबीन प्रदेश कहलाता है हमारा मध्य प्रदेश। सर ये सोयाबीन तो बहुत अच्छी फसल थी। एक समय ऐसा था कि सोयाबीन के नाम से जाना जाता था और सोयाबीन ने ही किसानों का उत्थान भी किया है। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन पिछले 2-4-5 साल से अपन अगर देखें रिजल्ट उठाएं तो सोयाबीन में किसान संतुष्ट नहीं है। इसके 2 कारण है। एक तो औसत उपज भी कम आ रही है, दूसरी बात यह है कि मार्केट में उसका रेट भी नहीं है। अच्छा, तो इस समय मक्का का प्रचलन बहुत ज्यादा है। मक्का की बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ, हाँ। और बारिश की फसल में मुख्य फसल के रूप में मक्के की फसल लगाई जाती है और इसी से किसान को सबसे ज्यादा जो बाकी फसल के तुलना में मक्का से ज्यादा प्रॉफिट आता है। अच्छा सूर्यवंशी जी, बहुत सारे लोग बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती करते हैं। जी। तो सब्जियों की खेती के लिए बरसात के पूर्व क्या तैयारी की जाए? जी बिल्कुल। जमीन में जैसे बारिश की मुख्य अगर मान को सब्जी की बात करें अपन, वैसे मैं भी लगाता हूँ थोड़ी बहुत सब्जी। क्या लगाते हैं आप? टमाटर लगाना पसंद करता हूँ बारिश में। अच्छा। बैगन भी लगाता हूँ, पत्ता गोभी लगाता हूँ। तो इसके पौध डालते होंगे ना, पौध जी रोपण सर, इसकी नर्सरी आजकल क्या हो गया कि प्लांटेशन बहुत सारे तैयार हो गए हैं। बारिश में उतना मेंटेन नहीं कर पाते, नर्सरी तैयार नहीं कर पाते सारे किसान। अब लगाते पुराने पद्धति से तो करते तो हैं, लेकिन वो सारे जिस हिसाब से प्रॉपर तरीके से तैयार होना चाहिए वो नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं वीक गलती हो ही जाती है। तो सर बारिश के पहले बारिश में जो सब्जी अपन लगाते, वेजिटेबल की जो खेती होती है उसमें बहुत सारी क्रॉप लगती है। ज्यादा अभी अपन माना जाए तो मुख्य फसल के रूप में टमाटर आता है। अच्छा। जिसका मतलब कहना चाहिए कि ट्रांसप्लांट वो अपन लास्ट जुलाई 1 अगस्त से चालू हो जाता है। कुछ लोगों ने अभी भी कर रखा है, थोड़े दिन बाद हो जाएगा, जो अर्ली जल्दी लगाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना जल्दी लगाते हैं उसमें अटैक बीमारियां की ज्यादा शिकायत आती है। अच्छा जी, इसलिए थोड़ा सा मध्य जुलाई से लगाना चालू करें, ट्रांसप्लांट करें और वो मध्य अगस्त तक करें। नहीं, पहले जैसे हम मक्का, सोयाबीन और ये वाली फसलें बोले, इसके बाद जो खेत हमारा खाली रह जाता है उसमें फिर हम प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन करके अच्छी खेती कर सकते हैं सब्जियों की खेती कर सकते हैं। लेकिन बारिश के समय में खरपतवार बहुत ज्यादा होती है। हाँ। तो बढ़िया उसको अभी बारिश के पूर्व ही, बारिश आने के पूर्व ही जमीन बढ़िया तैयार करके उसके भी एक बेड बनते हैं। डिस्टेंस 4x4.5 या 4.5x4 का ऐसा कुछ रहता है फसल के हिसाब से। उसको खींच के मल्चिंग कर दें, ड्रिप डाल दें, सब पूरा पहले पूर्व तैयारी कर लें। बारिश आने के बाद उसमें सिर्फ अपने को ट्रांसप्लांट करने का रहता है, जो भी प्लान करना है। तो बारिश में अभी हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं? सर सब्जी में वैसे विशेष तौर से अपन बैगन लगा सकते हैं, भटे, टमाटो लगा सकते हैं, टमाटर, और भिंडी भी लगेगी, अभी फर्राश लगेगी, गोभी भी लगेगी, पत्ता गोभी भी लगेगी, फूल गोभी थोड़ा सा लेट लगेगी। ये भी मुख्य फसल है। कुछ बरबटिया भी लगती है। तो ये सारी वेजिटेबल में लोकल में आ जाती है, ये बारिश के हिसाब में सेट हो जाता है। तो बरसात के पूर्व हमारे किसान भाइयों को कुछ ऐसी स्पेशल बात कुछ यदि आपको रह गई है कि जो आप किसान भाइयों को बताना चाहते हैं? जी, तो वो बता दीजिए। तो सब्जी के लिए जो जमीन तैयार कर रहे हैं उसमें जो भी अपने को आधार खाद देना है वो बैठ निकालते समय सारी खाद दे दें। उसके बाद मल्चिंग करा लें, ड्रिप डालने के बाद मल्च करा के सब रेडी करके रखें। जब अपने को डालना है, और मल्चिंग बिना होल वाली होती है, बिना होल की कराएं ताकि खरपतवार कुछ ना हो। जब अपने को ट्रांसप्लांट करना है उसी समय उसका होल किया जाए और ट्रांसप्लांट किया जाए, जो भी सब्जी जिस हिसाब से जिसको जो सूट हो रही है। सूर्यवंशी जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम जी, राम। वाह मनीष भैया, वाह का बात कर रहे थे, हम खड़े खड़े सुन रहे थे। और जी अपने जामुनझिरी के प्रगतिशील कृषक हैं। हाँ, डीसी सूर्यवंशी जी, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया बोनी के पूर्व जो तैयारी कैसे करते हैं ना। बिल्कुल हमारे किसान भाई ने सुना होगा और उनको भी ये फायदा इससे मिलेगा। तो मनीष भैया देखो, चलन की भी बारी हो रही है, समय भी कह रहे हो कि भैया अब देखो करीब आ गाँव में। हाँ भैया, तो क्या विदाई ले लेगा?
बिल्कुल। तो कछु तो कहने पड़े चला चला किसान भाइयों से। अरे संतु भैया, आपसे बेहतर और कौन कह सकता है। तो किसान भाइयों, हम आपसे बस यही कहेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए, और कार्यक्रम ऐसे ही किसान वाणी और रेडियो के कार्यक्रम को आप सुनते रहिए। तो कहते हैं संतु भैया और मनीष भैया की की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।